हेलो एवरीवन। हाँ जी बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस ऑल्सो नोन एज DTA। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने किया है कि TGA क्या होता है। TGA में वो भी एक एनालिटिकल टेक्निक होती है और DTA भी एक एनालिटिकल टेक्निक है। एनालाइज करते हैं हम किसी भी अननोन कंपाउंड को ये टेक्निक्स यूज करके। इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है बेटा? TGA में क्या होता है, TGA में आप लेते हैं कि जब आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं सैंपल को तो उसके मास में चेंज आता है। मास हम y एक्सिस पे लेते हैं, टेम्परेचर हम x एक्सिस पे लेते हैं, और जैसे जैसे हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उसके मास में जो चेंज आता है उसको हम स्टडी करते जाते हैं। उन दोनों रीडिंग्स से जो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं उस ग्राफ को हम थर्मोग्राम बोलते हैं, और उससे हम एनालाइज करते हैं कि हमारा अननोन कंपाउंड कौन सा है। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप TGA वाली वीडियो को रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब आज हम बात करते हैं DTA की। DTA में क्या होता है बेटा? DTA में जो आपका ग्राफ बनता है ना, DTA में आपका ग्राफ बनता है कि आपके पास दो चीजें हैं। एक आपके पास रेफरेंस मटेरियल है जो कि इनर्ट है, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर तक उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, कोई रिएक्शन नहीं होती, और एक है आपका सैंपल, अननोन सैंपल, जिसका आपको पता लगाना है कि कौन सा है। दोनों को हम इक्वल अमाउंट में हीट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे। जब आप उन्हें हीट कर रहे हो तो सैंपल में जैसे ही कोई भी रिएक्शन होगी तो उसके टेम्परेचर में चेंज आएगा। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और आपको डिफरेंस इन टेम्परेचर में एक डिप नजर आएगा। तो जब आप डेल्टा T वर्सेस T प्लॉट करते हो ना, तो वो आपका होता है डिफरेंस। डिफरेंशियल मींस डिफरेंस इन टेम्परेचर, थर्मल टेम्परेचर। किस किस के टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस? सैंपल और रेफरेंस। इन दोनों को हम प्लॉट करेंगे वर्सेस कि आप क्या टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो, उससे हम अननोन कंपाउंड को एनालाइज करेंगे। दिस टेक्निक इज नोन एज TTA। तो सबसे पहले फिर से वही प्रिंसिपल की बात करते हैं। टेक्निक जो आपकी है DTA, उसका प्रिंसिपल क्या है? ये कहता है कि DTA में, इन DTA we study the difference in the temperature of sample and thermally inert reference material ठीक है। तो TGA में आप क्या कर रहे हैं? डिफरेंस स्टडी कर रहे हैं। किस किस के बीच का डिफरेंस स्टडी कर रहे हैं? जो आपका सैंपल है और जो आपका इनर्ट रेफरेंस मटेरियल जो आप ले रहे हो, उन दोनों के टेम्परेचर के बीच में क्या डिफरेंस आया वो हम स्टडी कर रहे हैं। वर्सेस किसके साथ? एज अ फंक्शन ऑफ प्रोग्राम टेम्परेचर भी, कि जो आप टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर टेम्परेचर ऑफ द सैंपल, एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ऑफ द सैंपल भी लिख सकते हैं आप। ठीक है। अब ये कहता है कि DTA में क्या होता है बेटा? DTA जब होगा तो कोई भी, मान लो आपके सैंपल के अंदर रिएक्शन होती है, कोई भी ट्रांजिशन होती है सैंपल के अंदर, तो रिएक्शन जब भी होती है तो या तो हीट इवोल्व होगी या हीट एब्सॉर्ब होगी। एनी ट्रांजिशन which the sample undergoes, सैंपल के अंदर जो भी ट्रांजिशन हुई, results in liberation और एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। या तो हीट एनर्जी इवोल्व होगी या एब्सॉर्ब होगी, दोनों में से एक काम तो जरूर होगा। और जैसे ही हीट एनर्जी इवोल्व होगी या एब्सॉर्ब होगी तो वो डेविएट कर जाएगी किससे? रेफरेंस मटेरियल से, क्योंकि रेफरेंस में तो कोई रिएक्शन हो ही नहीं रही। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ? विच
या फिर विद कॉरस्पॉन्डिंग, जिसकी वजह से क्या आ जाएगा, डेविएशन वाली बात आप बता ही दीजिए, विद कॉरस्पॉन्डिंग डेविएशन फ्रॉम द टेम्परेचर ऑफ दैट ऑफ रेफरेंस मटेरियल, रेफरेंस मटेरियल के टेम्परेचर से डेविएट कर जाएगा जो सैंपल का टेम्परेचर होगा। ठीक है, अब जो ये डिफरेंस आएगा ना, टेम्परेचर डिफरेंस, सैंपल के और रेफरेंस के टेम्परेचर के बीच में जो डिफरेंस आएगा, द डिफरेंस या इन टेम्परेचर, डेल्टा टी से डिनोट कर लें, डिफरेंस इन टेम्परेचर, पहुंच के आपको ये डिफरेंशियल टेम्परेचर के नाम से भी मिलेगा। डिफरेंशियल टेम्परेचर का मतलब वही है, डिफरेंस इन टेम्परेचर। ठीक है, वर्सेस हम ग्राफ किसके बीच में प्लॉट कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं डिफरेंस जो आ रहा है टेम्परेचर में, डिफरेंशियल टेम्परेचर, वर्सेस एक्स एक्सिस पे हम लेंगे कि हम कितना टेम्परेचर उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, वर्सेस प्रोग्राम्ड टेम्परेचर। प्रोग्राम्ड मतलब आपने कितना सेट कर दिया है उसमें। ठीक है, एंड दिस ग्राफ, जो अभी ये ग्राफ आएगा ना आपके पास डेल्टा टी और टी के बीच में, इससे आपको आइडिया होगा, दिस गिव्स एन आइडिया अबाउट द टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिशन। एक तो आपको ये पता लग जाएगा जहां पे भी डिफरेंस आएगा सैंपल और रेफरेंस के टेम्परेचर के बीच में, कि यहाँ पे पक्का कोई ट्रांजिशन मतलब कोई रिएक्शन हुई होगी, तभी इन दोनों का टेम्परेचर वेरी कर गया है, चेंज हो गया है। गिव्स एन आइडिया अबाउट द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन और ट्रांजिशन, और ये भी बता देगा कि वो जो ट्रांजिशन हुई, जो रिएक्शन हुई, वेदर इट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, कैसी रिएक्शन हो रही है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है आपको डीटीए से। ठीक है, ये था इसका सारा प्रिंसिपल, कि हम क्या करते हैं, सैंपल और इनर्ट रेफरेंस मटेरियल को हीट करना शुरू करते हैं। इनर्ट रेफरेंस मटेरियल का मतलब है वो इनर्ट है, थर्मली स्टेबल है, उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी, नियर अबाउट 1500 तक तो कोई नहीं होनी चाहिए। और उसके कंपैरिजन में जो आपका सैंपल है, उसमें जब आप उसे हीट करोगे तो कोई भी अगर रिएक्शन होती है, जैसे मान लीजिए वेपराइजेशन ही होता है, सॉल्वेंट वेपराइज हो रहा है, तो सॉल्वेंट जब उड़ेगा, वेपराइज होगा, तो वो हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा तो रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाएगी। तो कोई सिंपल सी फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस कुछ भी होता है ना, तो टेम्परेचर वेरी कर जाएगा सैंपल का। टेम्परेचर जैसे ही चेंज होगा तो एक आपके पास डेल्टा टी की रीडिंग आ जाएगी। डेल्टा टी क्या होगा, आपका चेंज इन टेम्परेचर की, सैंपल और रेफरेंस के टेम्परेचर के बीच में क्या चेंज आ रहा है, वर्सेस आप किसके साथ ग्राफ प्लॉट करते हो, आप क्या टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो, प्रोग्राम क्या किया है आपने टेम्परेचर। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये आपको एनालिसिस में हेल्प करता है कि अननोन कंपाउंड आपका कौन सा है। अब हम बात करते हैं इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन की। इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन में पहले तो वही बेटा आपको फर्नेस लगानी पड़ेगी टीजीए की तरह, सेम टीजीए में भी लगाई थी हमने, क्योंकि हमें सैंपल को रेफरेंस को हीट करना है। हीट करना है तो फर्नेस तो रिक्वायर्ड है, नहीं तो कैसे करोगे। माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल्ड फर्नेस, ये आप टीजी में भी देख सकते हो जाके कि माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल फर्नेस क्या होती है। जो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड होती है, जनरली आजकल हम कोयले वाली फर्नेसेस नहीं यूज करते, ये लीनियरली प्रोग्राम्ड होती है। इसमें एक बार रेट सेट करके छोड़ देते हैं कि भाई हर 1 मिनट के बाद 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए, 6 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए, जितना आप सेट करके छोड़ोगे उसके अकॉर्डिंग वो लगातार टेम्परेचर बढ़ाती रहेगी जब तक कि जो आपने मैक्सिमम रेंज सेट किया वहां तक टेम्परेचर नहीं पहुंच जाता। फिर आपने इस फर्नेस से ना इस पर दो चीजों को कनेक्ट करना है, एक आप कनेक्ट करेंगे रेफरेंस मटेरियल, एक आप कनेक्ट करेंगे सैंपल। टीजीए में हमने सिर्फ सैंपल किया था, इसमें क्योंकि हम डिफरेंस इन टेम्परेचर पढ़ रहे हैं तो हमें दो चैम्बर लेने पड़ेंगे, इक्वल चैम्बर्स, एक में हम रेफरेंस रखेंगे अपना, एक में हमने रख दिया सैंपल, और दोनों का टेम्परेचर आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि भाई डिफरेंस इन टेम्परेचर तभी तो आएगा जब आपको दोनों का टेम्परेचर पता होगा। तो इसका टेम्परेचर नोट करने के लिए भी आपको थर्मोकपल लगाना है। इसको नाम दे दिया हमने 1, थर्मोकपल 1। और दूसरे का नोट करने के लिए जो आपने थर्मोकपल लगाया उसको नाम दे दीजिए आप थर्मोकपल 2। ठीक है जी, दोनों को नाम भी दे दिया। अब अगर सिग्नल वीक है तो एम्पलीफायर क्या करेगा, उसको सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा। एम्पलीफायर लगा दिया, इधर इस थर्मोकपल से भी हमने एक एम्पलीफायर लगा दिया। और ये क्या करेगा, अब रिकॉर्डर के पास सिग्नल भेज देगा जो कि एक्स वाई एक्सिस पे आपको एक ग्राफ प्लॉट करके दे देगा, एक्स वाई रिकॉर्डर। और उस ग्राफ से ही हम एनालाइज करेंगे कि हमारा अननोन कंपाउंड जो है वो कौन सा है। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं कि किसका क्या रोल है। वैसे तो साथ के साथ जब मैंने ड्रॉ किया है तो मैंने आपको बता ही दिया है कि फर्नेस का क्या काम है, थर्मोकपल का क्या काम है। फिर भी देख लेते हैं। देखिए, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड फर्नेस जो होती है ना बेटा, वो वही वाली यूज कर रहे हैं हम जो हमने टीजीए में यूज की है। आप एक बार वहां से भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं फिर से बता देती हूँ कि माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल्ड फर्नेस क्या होती है। ये जो होती है जनरली माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड होती है। इट इज माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड, ठीक है, फर्नेस, जो कि लीनियरली टेम्परेचर इंक्रीज करती रहती है एंड इंक्रीज द टेम्परेचर लीनियरली, लगातार उसका टेम्परेचर बढ़ाती रहेगी। आप पहले से एक रेट सेट कर लो एट अ प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में आप कहीं पे भी सेट कर दो कि हर मिनट इतना टेम्परेचर बढ़ता रहे, वो लगातार उतना टेम्परेचर बढ़ाती रहेगी। कब तक बढ़ाती रहेगी? रूम टेम्परेचर से शुरू करोगे आप हीट करना, और जो भी आपने सेट किया है 1200-1500 वहां तक वो उसको बढ़ाती चली जाएगी। फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू एज हाई एज 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक सेट कर लो। ठीक है, उतना बहुत होता है। फिर उसके बाद हम इसमें जो थर्मोकपल कनेक्ट कर रहे हैं टेम्परेचर सेंस करने के लिए, वो भी वही वाले यूज कर लिया हमने जो हम टीजीए में यूज करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर सेंसर हम कौन सा लगा रहे हैं? इट इज यूजुअली अ थर्मोकपल जो कि टेम्परेचर सेंस करेगा। ठीक है, और ये डिफरेंस को भी रिकॉर्ड करता रहेगा। थर्मोकपल क्या करेगा, जो डिफरेंस आएगा रेफरेंस के और सैंपल के टेम्परेचर के बीच में, उसको रिकॉर्ड करता रहेगा। ठीक है, रिकॉर्डर भी हमने वही यूज कर लिया जो कि हम टीजीए में यूज कर रहे हैं। रिकॉर्डर का क्या काम है? उसका तो काम आपको ग्राफ देना है कि एक्स वाई एक्सिस पे वो आपको ग्राफ देता रहेगा, और कोई काम नहीं है ज्यादा रिकॉर्डर का। तो इट गिव्स एक्स वाई एक्सिस पे ग्राफ दे देगा आपको, और उसमें डेल्टा टी जो है हम वो लेंगे वाई एक्सिस पे, वर्सेस प्रोग्राम टेम्परेचर जो है हम वो लेंगे, प्रोग्राम टेम्परेचर को मैं कैपिटल टी से दिखा देती हूँ, वो हम लेंगे एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो ये हमें क्या करेगा, टेम्परेचर डिफरेंस का जो है रिकॉर्ड करके देता रहेगा। अब ये कहते हैं कि जो आपकी फर्नेस है इस बार वो दो चीजों से कनेक्टेड है। एक आपका सैंपल ब्लॉक है, एक आपका रेफरेंस वाला ब्लॉक है। ये दोनों आइडेंटिकल और सिमेट्रिकल लोकेटेड चैम्बर्स होते हैं। रेफरेंस के लिए और सैंपल के लिए आइडेंटिकल एंड सिमेट्रिकल चैम्बर्स। ठीक है, और इन दोनों चैम्बर से एक एक थर्मोकपल कनेक्टेड है। थर्मोकपल क्या करेगा, टेम्परेचर नोट करता रहेगा। सैंपल को हमने एक चैम्बर में पुट कर दिया, यहाँ पे हमने सैंपल को पुट कर दिया, और रेफरेंस को हमने दूसरे चैम्बर में। रेफरेंस आप ले सकते हो जैसे कि अल्फा Al2O3, काफी स्टेबल सब्सटेंस होता है। अब क्या करो, आप टेम्परेचर जो है वो लीनियरली इंक्रीज करना शुरू करो दोनों चैम्बर्स का। दोनों चैम्बर्स का जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू करेंगे, उसे एक प्री डिटरमाइंड रेट पे सेट कर दें कि हर 1 मिनट के बाद भी 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए।
तो दोनों का टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, थर्मोकपल उसको नोट करता जाएगा। थर्मोकपल को आपने सीरीज में कनेक्ट किया होगा जो कि उसको लगातार मेजर करता रहेगा, और जो सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करके रिकॉर्डर के पास भेजता रहेगा। रिकॉर्डर आपको XY एक्सिस पे ग्राफ बना के दे देगा। जो आपको ग्राफ मिलेगा वो इस बार थोड़ा इस तरह का मिलेगा। देखिए यहाँ पे आप ले रहे हो प्रोग्राम टेम्परेचर, जो टेम्परेचर आप प्रोवाइड कर रहे हो। वाई एक्सिस पे आएगा आपका डेल्टा टी। डेल्टा टी जो है आपका वो डिफरेंस इन टेम्परेचर। ये हम दिखा रहे हैं कि भाई लीनियरली हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो आपको क्या मिलेगा इस बार, जो ग्राफ मिलेगा ना वो थोड़ा देखिए इस तरह से आएंगी पीक्स। टीजीए की तरह नहीं होगा इसका, इस तरह से। अब भाई ये इस तरह से क्यों हुआ, देखिए मान लो कैल्शियम ऑक्सलेट का ही निकाला हमने, ये एक कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट जो है, टीजीए में भी हमने पूरा इसका स्टडी किया था। इसमें क्या है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके वेपराइजेशन होनी शुरू होती है। जो आपका वाटर है वो वेपर बन के उड़ना शुरू हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन हो रही है, CaC2O4 अलग हो रहा है और H2O अलग हो रहा है जो कि वेपर बन के निकल रहा है। तो जब वेपराइजेशन हुई होगी, सॉल्वेंट इवेपोरेट हुआ होगा, तो क्या हुआ होगा कि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी उसने वेपराइज होने के लिए। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी जब उसने, तो रिएक्शन एंडोथर्मिक हो गई। एंडोथर्मिक हुए तो आपका जो डिप है वो देखो नीचे की साइड आ गया, डिफरेंस इन टेम्परेचर। क्योंकि उस केस में क्या हुआ कि सैंपल ने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली वेपराइजेशन के लिए, तो डिप आ गया एक टेम्परेचर के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद फिर आपने उसको कैल्शियम ऑक्सलेट जो आ गया आपके पास एनहाइड्रस, उसको ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रखा है तो ऑक्सीडेशन हो गई, CaCO3 बना और 2CO2। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होती है जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो पीक हमारी ऊपर की तरफ आई। ठीक है, जो आप टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो उससे आपको सैंपल का टेम्परेचर ज्यादा हाई मिलेगा। फिर जब CaCO3 आगे फर्दर हीट करोगे तो डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। तो जब ये डिकम्पोज हुआ बेटा, तो क्या हुआ, डिकम्पोज होने के लिए भी तो इसने हीट एनर्जी एब्सॉर्ब की होगी। हीट एनर्जी एब्सॉर्ब की तो उस केस में क्या हुआ कि टेम्परेचर आपका फिर से डिप कर गया। रिएक्शन क्या हो रही है आपकी, एंडोथर्मिक हो रही है। तो ये सारा था इसका इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह, ये आप कर लेंगे। इसमें आपने ग्राफ बना दिया। ग्राफ आपने किस में बनाया, अ ग्राफ बिटवीन द टेम्परेचर डिफरेंस। किस किस के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस लिया है आपने, डेल्टा टी दैट इज टेम्परेचर ऑफ रेफरेंस माइनस टेम्परेचर ऑफ सैंपल। और प्रोग्राम टेम्परेचर जो था आपका, जो मतलब आप टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो, ये जो ग्राफ बना इस ग्राफ को हम बोलते हैं डिफरेंशियल थर्मोग्राम। इस ग्राफ को हम बोल रहे हैं डिफरेंशियल थर्मोग्राम। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि कोई भी अगर आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, फॉर एक्सोथर्मिक चेंज, जैसे मान लो एड्सॉर्प्शन होगी कहीं पे या ऑक्सीडेशन हुई, कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है ना बेटा, तो उस केस में क्या होगा कि जो आपकी पीक्स होंगी ना वो अबोव जीरो, ऊपर की साइड दिखाई देंगी आपको। पीक्स अपीयर अबोव जीरो इन DTA। जीरो लेवल से ऊपर की साइड, इस तरह से ऊपर की साइड पीक नजर आएगी। ठीक है, जबकि कहीं पे भी अगर एंडोथर्मिक चेंज आएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी, जैसे कि सब्लिमेशन हुआ या वेपराइजेशन हो रहा है, जैसे अभी हम कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट की बात कर रहे थे, तो पीक जो है देयर पीक्स अपीयर बिलो जीरो, जीरो से नीचे की साइड नजर आएंगे आपको इस तरह से पीक्स। ठीक है, जीरो लेवल से। तो अब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन पार्ट की।
कि पीक्स तो हमें पता लग गई कि एक्सोथर्मिक में ऊपर की तरफ आ रही हैं, एंडोथर्मिक में नीचे की तरफ आ रही हैं। तो इससे करें क्या हम? डीटीए जो होता है ना बेटा, ये एक्चुअल में टीजीए के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। डीटीए इज कॉम्प्लीमेंट्री टेक्निक टू टीजीए, कॉम्प्लीमेंट्री टेक्निक टू टीजीए। वहां से आपको जो रिजल्ट मिलते हैं ना, उस डेटा को ये और अच्छे से एनहेंस कर देता है। इट एनहेंसेस द इंफॉर्मेशन, इट एनहेंसेस द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम टीजीए। जो आपको टीजीए से इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये उसको एनहेंस कर देगा। ठीक है, तो ये जो टेक्निक है, इट इज वेरी यूजफुल इन स्टडी ऑफ प्रोसेसेस, जैसे डीकम्पोजिशन हो रही है, मतलब जहाँ पे मास में चेंज नहीं आता तो टीजीए तो उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाता था ना, ये उसको भी डिटेक्ट कर लेगा। डीकम्पोजिशन हुई कहीं पे, डिहाइड्रेशन हुई, ऑक्सीडेशन हुई, रिडक्शन रिएक्शन हुई, वेपराइजेशन हुई, फेज ट्रांसफॉर्मेशन हुई कि मास में चेंज नहीं आया, बस एक फेज से सब्सटेंस दूसरे फेज में कन्वर्ट हो गया, तो टीजीए उसको नहीं डिटेक्ट कर सकता था, लेकिन डीटीए उसको भी डिटेक्ट कर देगा। ठीक है, तो पहली एप्लीकेशन आप बता के आ सकते हो, इट इज यूजफुल इन द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस सच एज decomposition, oxidation, dehydration, एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्या आपको ये अच्छी इंफॉर्मेशन दे देता है, इससे कि आपको नेचर ऑफ टेस्ट सैंपल पता लग जाता है कि आपका जो टेस्ट सैंपल है वो किस नेचर का है, उसमें कौन सी रिएक्शन हो सकती है। अगर आपके पास शार्प एंडोथर्मिक पीक आ रही हैं, ठीक है, जब आपका ग्राफ आया, अगर आपके पास शार्प सी पॉइंटेड सी एंडोथर्मिक पीक आ रही है, तो इसका मतलब इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द फ्यूजन हुई होगी, या तो उसके अंदर फ्यूजन प्रोसेस, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है ना, उसको भी फ्यूजन बोलते हैं। कहीं न्यूक्लियर फ्यूजन और फिशन पे पहुंच जाओ कि भाई वहां न्यूक्लियर फ्यूजन हो गई। इसमें चेंज इन क्रिस्टलाइन स्टेट अगर कुछ हुआ होगा तो, चेंज इन क्रिस्टलाइन स्टेट मतलब एक क्रिस्टलाइन स्टेट से आपका मटेरियल दूसरे क्रिस्टलाइन स्टेट में गया होगा। ठीक है, ये सब चीजें आपको पता लग जाएगी अगर आपके पास पॉइंटेड सी शार्प सी एंडोथर्मिक पीक आ रही है। इसके कंपैरिजन में अगर आपके पास ब्रॉड एंडोथर्मिक पीक आ रही है, इस तरह से चौड़ी सी, ठीक है, नीचे की साइड, एंडोथर्मिक मीन्स नीचे की साइड, तो आप समझ जाना कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो रही होगी कंपाउंड के अंदर। डिहाइड्रेशन रिएक्शन ये आपको फिजिकल और केमिकल चेंजेस भी बता देगा, चाहे कंपाउंड के मास में चेंज आया हो या ना आया हो। जैसे ही कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई होगी, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई होगी, तो ये उसको डिटेक्ट कर लेता है डीटीए, टीजीए नहीं कर पाता था। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि ये उसके रिजल्ट्स को एनहेंस कर देता है, बेटर देगा आपको। अब जैसे अगर हम फेज ट्रांजिशन की बात करें, दूसरी एप्लीकेशन आप यही बता के आ सकते हो इन स्टडी ऑफ फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन उसमें ये कहता है बेटा, ये आपको ना एक तरह से फेज डायग्राम दे देता है। फेज डायग्राम से आपको पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ पे फेज चेंज हुआ होगा। जैसे मान लो ये एक मैं आपको ग्राफ बना के दिखाती हूँ, इस तरह से अगर आपके पास आती है पीक्स, ठीक है, ये आ गया हमारे पास ग्राफ। इसमें आपको टेम्परेचर आ गया, मान लो 113 पे आ गई एक पीक, अगली पीक आपकी 134 पे आ गई, फिर आपकी 179 डिग्री पे आ गई, फिर आपकी 424 के आसपास आ गई। ठीक है, या 434 भी होगा बहुत सारी बुक्स में गिवन।
कि 434 डिग्री पे आ रही है पीक। तो इससे आपको क्या पता लगेगा कि हर एक के जैसे फिंगरप्रिंट अलग होते हैं ना बेटा, ऐसे ही हर एक कंपाउंड का डीटीए अलग हो रहा है। आपने फेस ट्रांजिशन वाला ग्राफ निकाला, आपको ऐसे पीक मिल गई। पहले तो आप देखो कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें 113 के आसपास फेस चेंज होता है या 134 पे फेस चेंज होता है। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये आपका कंपाउंड कौन सा हो सकता है। ये जनरली सल्फर का फेस ट्रांजिशन डायग्राम है। सल्फर में ये कहता है कि पीक्स आएंगी आपकी, जैसे 113 पे आई, फिर 134 पे आई, 179 पे आई, 434 पे आई। ये क्या कॉरेस्पॉन्ड कर रही है? जो आपकी 100 ये 13 वाली पीक है, ये आपको चेंज शो कर रही है कि आपका जो फेस है वो रोम्बिक से मोनोक्लिनिक हो गया है, रोम्बिक टू मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो गया है। सिर्फ फेस चेंज हुआ है और कुछ नहीं हुआ। ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि 134 के आसपास सल्फर मेल्ट हो जाता है। ये 134 पे आपका आ जाएगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर। फिर भी अगर आप उसे फर्दर हीट कर रहे हो तो 179 पे उसका ट्रिपल पॉइंट आ जाता है। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है बेटा? ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा फेज होता है जहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फेजेस को एग्जिस्ट करते हैं किसी भी सब्सटेंस के लिए। मतलब 179 पे जो आपका सल्फर है वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट में को एग्जिस्ट कर रहा होगा। फिर उसके बाद ये आपको कहता है कि अगर आप फर्दर हीट करोगे तो 434 के आसपास तो बॉइलिंग पॉइंट ही आ जाएगा सल्फर का, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। तो ऐसे ही जब आपको ग्राफ मिल जाएगा ना, आपको उससे ये भी आइडिया हो जाता है कि सल्फर कितने डिग्री पे जाके रोम्बिक से मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट होता है, कितने डिग्री पे मेल्ट होता है, कितने डिग्री पे बॉयल होगा। आपको हर फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल चेंज के बारे में भी पता लगेगा इसमें। तो हम एक प्रॉपर्टी ये भी बता सकते हैं इसी के बेस पे कि आपको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी पता लग रहा है कंपाउंड का, इन डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, देखो इस ग्राफ से ये भी पता लग जाता है कितने पे मेल्टिंग पॉइंट आ रहे हैं, कितने पे बॉइलिंग पॉइंट आ रहे हैं। फिर ये कहता है कि पॉलीमर स्टडी में भी बहुत बार यूज होता है। पॉलीमर स्टडी में आप क्या कर सकते हो? क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हो। आपके पास एक पॉलीमर का मिक्सचर है, उसको हीट करना शुरू करो। पॉलीमर का मिक्सचर है, उसमें बहुत सारे पॉलीमर्स हैं। जैसे जैसे एक एक पॉलीमर का मेल्टिंग पॉइंट आता जाएगा, उसमें रिएक्शन होगी, वो मेल्ट होगा, वो टेम्परेचर डिफरेंस शो कर देगा आपको। तो फिर आपको उससे पता लग जाएगा भाई, आपके पास एक वो तो है ही ना, चार्ट तो है ही कि कौन सा पॉलीमर कितने पे जाके मेल्ट होता है। तो आप उससे कंपेयर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई इसका मतलब हमारे जो पॉलीमर का मिक्सचर था उसमें एक पॉलीमर ये हो सकता था। जैसे एक आ गया आपका PTFE के लिए, फिर थोड़ी देर बाद आपका आ गया पॉलीथाइलीन के लिए। हाई डेंसिटी पॉलीइथीन, लो डेंसिटी पॉलीइथीन, पॉलीप्रोपाइलीन। तो इस तरह से अलग 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 आपको ना पीक्स मिलेंगी, पीक्स मिलेंगी। तो अब ये कितने टेम्परेचर पे आ रही है ये पीक, ये टेम्परेचर आप नोट करना। मान लो ये आ रही है आपकी 424 पे, तो अब आप देखो कि 424 पे कौन सा पॉलीमर है हमारा जो मेल्ट हो जाता है। जैसे ही आपको पता लगेगा अरे ये तो PTFE है जो हमारा, ठीक है, 424 डिग्री पे मेल्ट हो जाता है, तो आपको पता लग गया अननोन पॉलीमर आपका PTFE था। ऐसे ही हाई डेंसिटी पॉलीथाइलीन को आपने देखा, ये मान लो आपका जाके हो रहा है 726 पे, तो आप देखो 726 पे कौन सा पॉलीमर भी मेल्ट हो जाता है। तो आपको दिखा कि भाई हाई डेंसिटी पॉलीथीन मेल्ट हो जाता है 726 पे, तो आपको पता लग गया आपका नॉन कौन सा था पॉलीमर। तो इस तरह से इस ग्राफ से आप एनालाइज कर सकते हो कि आपका जो अननोन पॉलीमर है वो कौन सा है मिक्सचर के अंदर। तो आप कोई भी सब्सटेंस आइडेंटिफाई कर सकते हो DTA के हेल्प से, और DTA इज मच बेटर देन TGA। क्यों? क्योंकि TGA जो था उसकी लिमिटेशन थी कि अगर मास में चेंज आता है तो ही वो उसको डिटेक्ट कर पाता है। मास चेंज इज डिटेक्टेड बाय TGA। हमने किया था उसमें, हम कह रहे थे कि अगर आपका सब्सटेंस A जो है वो दो में डिवाइड होता है, B और C में, ये 100 ग्राम है और उससे B और C 50-50 ग्राम बन रहा है, तो TGA
उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, ग्राफ ही नहीं देगा, वो आपको स्ट्रेट लाइन ही देगा क्योंकि वो तो मास स्टडी कर रहा है। लेकिन टीजीए में क्या होगा कि आपका जो ये सब्सटेंस ए बी और सी में टूटा होगा तो डिकम्पोजिशन जब हुई होगी तो इसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी तो एंडोथर्मिक पीक दे देगा ये आपको। जैसे ही एंडोथर्मिक पीक आएगी आपको पता लग जाएगा भाई सब्सटेंस में कुछ तो चेंज आया है। जो चेंज आया है फिर आप स्टडी करो कि भाई अननोन जो आपका कंपाउंड है इतने डिग्री पे हीट करने पे उसके अंदर चेंज आ रहा है तो वो क्या हो सकता है, आप एनालाइज कर सकते हो आपका अननोन कंपाउंड कौन सा है। इट्स वेरी सिंपल एंड DT इज बेटर देन TGA। TGA के लिए पहले TGA की वीडियो देख लीजिए, ठीक है, फिर आपको दोनों टेक्निक बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। कुछ भी आपकी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो भी कमेंट सेक्शन में डालिएगा, इट मोटिवेट्स द प्रेजेंट। ओके, and thank you everyone for subscribing the channel. Keep subscribing, keep loving, and keep blessing. Thank you.